हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग बीपीएससी के लिए घटना चक्र से इतिहास पार्ट को देख रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे। कब से जाने लगे? तो यह बाल लोकमान्य तिलक के नाम से वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने तब से, वे एक लोकप्रिय अखबार शुरू किए तब से, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया तब से, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया तब से। तो दोस्तों, वो किसी एक कार्य से नहीं लोकमान्य तिलक बने, वे कई कार्य किए थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए। तो इसमें एक से अधिक होगा ऑप्शन। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह से वो किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेकों राष्ट्रवादी कार्यों के लिए तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे? तो अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। विस्तार देखते हैं इसके। अरविंद घोष कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वह गर्म दल के 4 स्तंभों लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893-94 में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर रहे, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही है, और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कभी कभी ये कोटेशन भी पूछ लेता है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली किसने कहा? 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु वे बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए और पांडिचेरी भी चले गए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यह 15 अगस्त 1906 को हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। किस सन में? 15 अगस्त 1906 को सतगुरु दास बनर्जी द्वारा। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसको नरमदली के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नरमदली या गर्मपंथी नेता थे। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस के अनुनय और विनय की नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी नेता थे, जबकि एम जी रानडे समाज सुधारक थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी तो अनुनय विनय की थी। अनुनय विनय की थी यानी असहयोग राजा बंद आंदोलन था। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति राजा वामपंथ आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय
लालाजी रा- लालाजी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। अभिनव भारत के से कौन संबंधित है? तो अभिनव भारत से बीडी सावरकर संबंधित है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी और यह नासिक में हुई थी। महाराष्ट्र के नासिक में संस्थापक बीडी सावरकर थे। बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला में ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। 23 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी पर एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। ये प्रश्न आ गया, टीचर में आया था, टीजीटी वाले में। कौन सा एक राष्ट्रवादी आंदोलन समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली दी महारत्ता समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया नहीं जुड़ी थी क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में सोहनलाल भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो सही संयोजन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये नहीं है। तो पहले केसरी है, राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू है, तो द हिंदू के सुब्रमण्यम थे। तो सुब्रमण्यम 2 में है, 1 में, इसमें भी है। केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे, इसमें भी है, इसमें भी है। हिंदुस्तानी के थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो यानी डी ऑप्शन सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। विस्तार देखते हैं। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा सुधारक, गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, तो यह किसका कथन है? यह बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। चलिए इसके विस्तार देख ही लिए, अगले चलते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। कहीं कहीं रुस्तम नहीं लिखा रहता, भीकाजी कामा लिखा रहता, तब भी यही सब ऑप्शन सही है, इन्हीं का नाम रहता है। मैडम कामा जन्म 24 सितंबर 1861 हुआ था। इनके पति का नाम, इनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल इनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन में के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में भारतीय झंडे को फहराया था, स्वाधीनता झंडे को फहराया था।
यहाँ फहराया गया झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की माँ मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा जाता है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो यह स्टुटगार्ट में फहराया था। ये भी प्रश्न आ चुका है, बीपीएससी के सब फेमस क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो यह 1911 में रद्द हुआ। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम महारानी मेरी भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन को सुनिश्चित करना। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की तथा 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। 20वीं सदी की प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। यह कांग्रेस आंदोलन के रणनीतियों को लेकर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों के लेकर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी को, यानी उपयुक्त सभी सही है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी या राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों में ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गर्मपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर रहे हैं। फलस्वरूप 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो मैं ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किसने लिखा था? तो ये W हंटर ने लिखा था। कई बार कोटेशन आ जाता है परीक्षा में। बीपीएससी तो बात ही है, लघु कब झटका दे दे कौन सा क्वेश्चन पूछ ले पता नहीं। W हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो 1924 में हुई।
देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। इसके संस्थापक सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद थे। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। ये डेट याद करिए, बीपीएससी डेट तक पूछ लेता है। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 20 जुलाई कहीं कहीं 19 जुलाई रहता है, इसमें दे दिया है कि कुछ स्रोतों में 19 जुलाई 1905 को की गई। इसका उद्देश्य बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को विभाजित करना था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की घोषणा की। ये प्रश्न आया था, रक्षाबंधन की मनाने की घोषणा कब कहाँ की गई थी? यह बंगाल में की गई थी। टीचर वाले में बहुत क्वेश्चन पूछा इसमें। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड की सजा दी गई? तो कर्नल वायलिंग की हत्या में मदन लाल ढींगरा के मृत्युदंड की सजा दी गई। करजन वायली की हत्या में 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर हत्या कर दी। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दी गई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत परिषद अधिनियम 1909 के आधार बनी। इसका विस्तार देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का आधार बनी, 1919 का आधार बनी। मार्ले मिंटो रहता तो 1909 रहता। मार्ले मिंटो 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैत शासन 1919 में लगाया गया और केंद्र में द्वैत शासन 1935 में लगाया गया था। न्यू लैंप फॉर वर्ल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई। इस लेख को किसने लिखा था? इस लेख को अरविंद घोष ने लिखा था। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस के साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप फॉर वर्ल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो बी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। अक्टूबर 1924 में सचिन सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1950 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड, अब हालांकि काकोरी कांड नहीं, ट्रेन एक्शन है इसका, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। अब इतिहास में इसका परिवर्तन नाम कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन है नाम से प्रसिद्ध हुई। इस एक्शन में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह थे। एचएसआरए के संस्थापक भगत सिंह थे। काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाए गए दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए समाप्त हो गया, किंतु बाद में विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जगदेव कपूर और भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर के नेतृत्व में एचआरए को पुनः संगठित करने का कार्य किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इसमें एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखी। गज़ल की पंक्तियाँ शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने की है। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद अहमद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना में 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनहा गांव में पैदा हुए थे। यह गज़ल उर्दू में लिखी गई थी। 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसके रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता राम प्रसाद, इसके रचयिता बिस्मिल थे। बिस्मिल का नाम पूरा क्या था आगे पढ़ चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर ये होगा। वैसे राम प्रसाद बिस्मिल बहुत लोग मार देते हैं, लेकिन उसका ऑप्शन ये होगा। राम प्रसाद बिस्मिल दूसरे थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, और इसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। देखिए टीचर वाले ने पूछ लिया था कि किसने रचना की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने की थी। पहली बार इसे नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को हुई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चला गया। बाद में सारे के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर ली। क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चला गया, और वर्ष 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश में मृत्यु सदृश उदासी छा गई। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो उस समय उम्र इनकी 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। उन्नीस सौ 13 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना सचिन सन्याल ने की थी। यह एक क्रांतिकारी संगठन था। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, यह सूर्यसेन द्वारा बनाई गई थी। चिटगांव या चटगांव। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA की स्थापना की थी। तो IRA की स्थापना सूर्यसेन ने की थी। ये भी प्रश्न आ सकता है। इनके सदस्यों में आनंद सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकनाथ, प्रीति लता वाडेदर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगरा बल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों को और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक गिरफ्तार और 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित है या सूर्यसेन से संबंधित है? निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह अरविंद घोष ने किया था। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत
अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। 1913 में सोहन सिंह भागखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। सोहन सिंह भागखना। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी थे, पथ प्रदर्शक थे, और कांसीराम कोषाध्यक्ष थे। कांसीराम ही बसपा का जो गठन किए थे वो नहीं, स्वतंत्रता सेनानी दूसरे थे। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध में ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए एक मौका था। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके सहयोगी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। दोस्तों, आज हम 181 प्रश्न तक रहने देते हैं और वीडियो लंबी हो जाएगी, और अगले वीडियो में चालू होगा 182 से। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।